संगठन वालों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, एक ही वोट देने से दो काम होते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ट्रेलर पहले है, 23 में है, 23 के ट्रेलर में अशोक गहलोत सरकार को मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तो 24 में अपने आप 25 सीटों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ट्रेलर अगर उल्टा हो गया तो 2024 क्या होगा आप देखना। और जैसी पूरी संभावनाएं हैं, 2023 राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जीतेगी, जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, इसलिए उनको 2023 की राजस्थान की चिंता नहीं करके 24 की चिंता करनी चाहिए, जो उनके हाथ से जाने वाला है। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मेवाड़ में अमित शाह के दौरे की। जैसा लग रहा था वैसा ही कि अमित शाह मेवाड़ की धरा पे आएंगे तो निश्चित रूप से वहां के बलिदान त्याग को तो याद करेंगे, साथ ही सियासी तीर भी, कन्हैयालाल, पेपर लीक जैसे कुछ मुद्दों को जरूर छुएंगे। वो अभी वही, और इस बात को लेकर के एक तरह से अमित शाह वर्सेस गहलोत भी हो गया। अमित शाह ने कहा कि कन्हैयालाल हत्या के जो आरोपी थे उनको एनआईए ने पकड़ा। तुरंत ट्वीट किया अशोक गहलोत ने, कहा कि राजस्थान पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़ा और एनआईए ने एफआईआर दर्ज 2 जुलाई को की। घटना 28 जून की थी। अब केंद्र के पाले में है क्योंकि जांच एनआईए के पास है। आतंक की घटना रही है और इसमें फांसी की सजा के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए। ये कन्हैयालाल प्रकरण को लेकर के, और लग भी रहा था कि ये सियासी मामला बन सकता है। दूसरे और भी मुद्दे रहे, लेकिन बात 40 सीट की है। यहाँ पे विधानसभा की 40 सीटें। अभी
बीजेपी के पास में ज्यादा सीट है और कहा यह जाता है कि मेवाड़ की धरा जिसने फतेह की सरकार का रास्ता वहीं से खुलता है। लेकिन पिछली बार ये मिथक टूटा, अशोक गहलोत सरकार बना पाए, सीट बीजेपी के पास में ज्यादा थी, बीजेपी के तमाम राजस्थान के नेता वहां मौजूद रहे। खैर, चुनावी साल है, नई बात नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि एनआईए और राजस्थान पुलिस का जो जिक्र किया गया, वो राजस्थान पुलिस का अशोक गहलोत ने जिक्र किया कि पकड़ा। मैं हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समीक्षक के रूप में हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं और सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अभी अमित शाह जी ने कहा कि एनआईए को लेकर के कि एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जवाब दिया कि गलत आंकड़े देश के गृह मंत्री को पेश नहीं करने चाहिए, ये गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने की थी, ये सब जानते हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिन्हें वास्तव में, क्योंकि चुनावी सभा मैं इस वजह से कहूंगा कि पूरी तरह से राजनीतिक सभा थी, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फैक्ट्स का, वो चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो। देखिए गोविंद जी, वैसे तो देखो सैद्धांतिक रूप से अपन बात करें तो चाहे चुनावी सभा हो, चाहे और कोई वैसी भी कोई मीटिंग हो और कोई बात हो या कहीं पर भी वक्तव्य दिया जाए और कोई दिया जाए, तो वहाँ पर तथ्यों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एक जनरल बात है। पर चूंकि अब ये चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर आदमी तथ्यों से ज्यादा ये है कि पब्लिक पे हम किस तरह से प्रभाव छोड़ सकते हैं। बिल्कुल उन चीजों पर ध्यान देता है। उस टाइम पे वो तथ्यों को इग्नोर कर जाते हैं या जानबूझ करके इग्नोर कर जाते हैं। कई बार तो रूटीन में हो जाता है, कई बार जानबूझ करके हो जाता है। अब अगले 6 महीने के अंदर अपन देखेंगे, बल्कि 5 महीने की बात करें अपन, 5 महीने में आपको नित नई इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से सवाएं होंगी, कांग्रेस की तरफ से सवाएं होंगी, आप वाले भी सवाएं करेंगे, आरएलपी भी करेगी, दूसरी जो भी कुछ जो चुनाव के अंदर जो आगे भाग लेने जा रहे हैं वो सब लोग चुनावी सवाएं करेंगे। तो ये सारी चीजें मुद्दे इस तरह के आएंगे और अब इनके काउंटर भी साथ तो हाथों हाथ होंगे। अब उसमें से कौन सी बात किस पब्लिक में किस तरह से कितनी गले उतरती है वो एक अलग डिपेंड करेगी और वो उस टाइम पता चलेगा जबकि मतदान होगा कि किस बात ने कितना असर करके किस तरह का मतदान किया है, किसके पक्ष में किया है, किसके विपक्ष में किया है। बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है। कन्हैयालाल जी का मुद्दा उठना ही उठना था, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली और आखिरी बात नहीं, इसके आगे भी उठाया जाएगा, इसमें ये कुछ तो आगे संदेह तक नहीं है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का एक कहना है कि देश के गृह मंत्री से ऐसे उम्मीद नहीं थी कि वो फैक्ट्स के साथ में इस तरह की बातें करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, गृह मंत्री जी का ये कहना है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के इतना टाइम हो गया, अगर इसमें स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती तो आज तक उनको फांसी की सजा पे जा चुके होते हैं। लेकिन गहलोत जी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्होंने बताया है कि जब जयपुर के अंदर 80 लोगों का बम विस्फोट के अंदर मारे गए और जो उनके गुनाहगार थे, उन गुनाहगारों को आपने सही तरीके से पैरवी नहीं करने की वजह से वो छूट के चले गए। तो इससे कन्हैयालाल में क्या है? तो कन्हैयालाल के अंदर भी साहब आज साल भर से ऊपर का हो चुका है, लेकिन स्पेशल कोर्ट देखिए इसमें क्या है कि एनआई जो आप कह रहे हो कि साहब एनआईए के पास है, भाई स्पेशल कोर्ट तो राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। राज्य सरकार आपको कोर्ट बनाएगी तो क्यों नहीं बन रही? तो निश्चित रूप से हाँ, कोर्ट निश्चित रूप से स्पेशल कोर्ट या जो भी है वो राज्य सरकार को बनाना था। राज्य सरकार ने उसके प्रति उदासीनता रही और उदासीनता का उदाहरण आपने जयपुर के अंदर भी देखा होगा। जयपुर के अंदर 80 लोगों का बम ब्लास्ट के अंदर मारे गए थे सांगानेरी गेट पर, हनुमान जी के मंदिर पे, चांदपोल जी के हनुमान जी के मंदिर पे। इसके बाद में उनको पकड़ा गया, सेशन कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी कि वो गुनाहगार है। अरे भाई गुनाहगार तो कोई न कोई तो होगा ना, कैसे छूट के आगे? छूट के इसीलिए आगे कि गहलोत जी केवल तुष्टीकरण करते हैं, केवल एक वर्ग विशेष के ऊपर उनका ध्यान रहता है, बाकी और लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से छूट के आ जाते हैं और उनको सजा नहीं। चलिए मैं इस पर जवाब दिलाता हूँ राजकुमार जी। राजकुमार जी, ये मुद्दा केवल कन्हैयालाल का या बम कांड का नहीं है, ये चाहे गौ तस्करी से जुड़े मुद्दे आएंगे, चाहे राम नवमी के जुलूस की बातें आएंगी, नमाज अदा करने की बात आएंगी, ये तमाम बातें होंगी। और कोई भी मुद्दा अगर बीजेपी की सभा का होगा तो ये बातें तो आएंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात हो, चाहे सुरेश गर्ग साहब की बात हो, ये आएंगे। अब कांग्रेस का क्या जवाब है इस पे? देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले जंग टीवी के सभी दर्शकों को कन्हैयालाल जी की जो हत्या हो गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको पुनः श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि देश के गृह मंत्री आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी राजनीति करने के लिए आज उदयपुर आए, यह बहुत राजस्थान की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
आज अच्छा होता वो आते और एनआईए के अधिकारियों को लेके आते, उनको टाइट करते और उस जांच को आगे बढ़ाते, और जिन लोगों ने ये गंदा काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का, वहां उदयपुर की जनता जहां इन्होंने 40,000 का वादा किया था जो 5,000 में सीमित रह गई, उनको बड़ा वादा करती है राजस्थान की धरती पे। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती है। ये मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, योगेंद्र जी बहुत सच्ची बात बोल रहा हूं, जन टीवी के सारे दर्शक मेरी बात को गौर से सुने। बहुत चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तोड़ क्या ढूंढा जाए। राजस्थान में चुनाव आ गए हैं सिर के ऊपर, 3-4 महीने बाद चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। सुबह शाम उठने से पहले किसी का नाम लेते हैं तो श्री लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी पहले कांग्रेस का नाम लगाती है, अंत में जब धन्यवाद लिखते हैं तो राहुल गांधी का नाम लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के चिंता का विषय बना हुआ कि अशोक गहलोत जी का तोड़ राजस्थान में क्या ढूंढा जाए। राजस्थान में तो कोई नेता इनको समझ में आ नहीं रहा। अब रोजाना केंद्र की टोलियां आ रही है, रोज एक मंत्री यहाँ था, एक मंत्री वहां था, एक मंत्री वहां था, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश बार बार पूछता है कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। पूरा राजस्थान पूछना चाहता है कि ईआरसीपी के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं। पूरा राजस्थान पूछना चाहता है 300-400 करोड़ रुपए की बाढ़ में बिजाने की आपने क्या दिशा कर दी। तो मैं कह रहा हूं अमित शाह जी को ऐसा बयान राजस्थान की धरती पे आके नहीं देना चाहिए था। एनआईए की कमी को छुपाने के लिए वो राजस्थान सरकार के ऊपर डाल के चले गए। मेरा एक सवाल हो रहा है, गहलोत साहब ने ट्वीट में कहा है और डोटासरा जी ने भी कहा है, कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि जो दोनों हत्यारे हैं उनका बीजेपी से संबंध था और बीजेपी के किन नेताओं ने थाने में उनको बचाने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए फोन करते रहे। तो ये तो जांच का विषय की बात कही है गहलोत साहब ने, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा सरकार को ही खुलासा कर देना चाहिए। जांच एजेंसी आपकी भी है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर नोटिस में तो बताना चाहिए कि हाँ इन लोगों ने फोन किया उनको बचाने के लिए। योगेंद्र जी, राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जांच एजेंसी ने जांच करके सारी की सारी जांच एनआईए को सौंप दी, और जब एनआईए को सौंप दी तो एनआईए की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों जो अभियुक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से हैं, उनको छुड़ाने के लिए किन किन नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के थानों में फोन आ रहे थे। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये अब एनआईए की जिम्मेदारी है। और जब एनआईए के पास केस चला जाता है तो उसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, ताकि भारत के गृह मंत्री जी के भी कान खुले और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के कार्यकर्ताओं के भी कान खुले। गर्ग साहब, सुना आपने, बाकायदा ट्वीट में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा से संबंध थे उन दोनों के। इसकी जांच करके खुलासा करना चाहिए कि किन किन नेताओं का उनको संरक्षण था। देखिए योगेंद्र जी, आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। कन्हैया लाल को मारने की धमकी मिली थी, कन्हैया लाल को मारने की धमकी मिलने के बावजूद भी जो गुनाहगार है उनको ऊपर पाबंद नहीं किया गया था। कन्हैया लाल ने कई बार बोला था कि साहब मुझे मारने की धमकी मिल रही है, मुझे मारा जा रहा है, लेकिन कन्हैया लाल को ही दबाया गया था और जो मुस्लिम थे उन लोगों को, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और उसका अंजाम ये हुआ कि कन्हैया लाल को उन्होंने मारा। इसके बाद में किन्होंने पकड़वाया, 2 बेचारे वहां के जो उदयपुर के जो लोग थे उन्होंने उनको पकड़ाया, 2 लोगों ने, और उन लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको इसको इनाम देंगे और आपको नौकरी देंगे, राजसमान में जो भी, हाँ इनाम भी देंगे। उन बेचारों को इनाम तो छोड़ो, उनको मारने की धमकी दी जा रही है, उन लोगों को ऊपर धमकी दी जा रही है कि भाई तुमने किस तरह से किया। और हमने उनको भी प्रेजेंट किया था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए थे, तब हमने दिखाया था कि भैया इनको मारने की धमकी। लेकिन अभी इनके आरोप पे दूसरा आरोप पे बोले, अभी दूसरा इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का, नहीं वो तो छोड़िए, उसको मैं खारिज कर रहा हूं, चर्चा का विषय नहीं सर। मैं केवल आज सुनिए हाँ, तो मैं केवल अगर आप सुनिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास में अमित शाह के दौरे पे चर्चा करने के लिए अल्फाज हो तो चर्चा करिए, नहीं तो आप लोग खामोश रहिए, मैं पूरी बात कर रहा हूं। अमित शाह जी यहाँ पे आए, तो जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं उस पे बोलिए आप। ये देखो, कांग्रेस का तो हमेशा शुरू से आरोप लगाता रहे, कांग्रेस तो हमेशा शुरू से आरोप लगाती आई है। लेकिन आप मुझे बताइए कि तुष्टिकरण कौन करता है? ये कह रहे कि हम तो तुष्टिकरण नहीं करते। कैसे आरोप है कि बीजेपी के नेताओं से उनके संबंध है? देखिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। वो अगर बीजेपी के अंदर आया और बीजेपी की रैली में अगर कोई शामिल हो जाता तो देखो, आज हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति आ गया और
उसका भारतीय जनता पार्टी से आप भी जानते हो कि उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना सम्मान है, कितना वो आत्मविश्वास है। ये तो सबको पता है कि वो लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की, जो एक देश के प्रति समर्पित पार्टी है, उन लोगों का कैसे भारतीय जनता पार्टी के पीछे हो सकता है। किसी की फोटो खींच के चली आ गई होगी, उसको आप बना के चल रहे हो कि वो अच्छा कार्य करता है। लेकिन फिर भी ये कहना चाह रहा हूं कि भैया तुष्टिकरण आप कर रहे हो, और जो अमित शाह जी जो यहाँ है ना, अमित शाह जी आप लोग तुष्टिकरण 5 बार बोलेंगे, अभी तुष्टिकरण से बाहर निकलिए। मैं दूसरी बात और एक कहना चाहूंगा, सुनिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी चुनाव का वक्त है, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कुछ चीजों पे मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की बातें करनी चाहिए कि छिन्न भिन्न सिस्टम को नहीं करना चाहिए। एजेंसियां बनी हैं सिर्फ काम करने के लिए, और एजेंसियों पे जिस तरह के आरोप अपने हिसाब से लगाए जाते हैं, मुझे लगता है कि वो भी ठीक बात नहीं है। कोई किसी को भी, आपने कहा कि फोटो तो कोई किसी के साथ भी खिंच जाती है। मैं एक बार आपसे ये भी बात जानना चाहूंगा कि फोटो किसी के साथ, हम तो पहले दिन से खारिज करते हैं कि कोई भी पब्लिक फिगर होता है, कोई नेता होता है, मंत्री होता है, विधायक होता है, कोई भी हो सकता है, उसके साथ कोई भी आजकल सेल्फी ले लेता है। अगर एक पार्टी, अमुक पार्टी के नेता के साथ में, के साथ भी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता के साथ अगर वो सेल्फी देख ली तो आग बबूला हो जाती है सामने वाली पार्टी। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ, सेल्फी या फोटो किसी के साथ भी किसी की आ सकती है, तो कोई तूल देने वाली बात नहीं है ये? नहीं, देखिए डिपेंड करता है, ये कि बीजेपी के नेता के साथ में किसी के फोटो को योगेंद्र जी दूसरे के साथ है तो उसके संबंध होते हैं। देखो योगेंद्र जी, इसमें भी ये तो है कि वो आप डिपेंड करता है कि वो आदमी पार्टी से कब से जुड़ा हुआ है, क्या चीज है। आपने देखा होगा कि भैया हमारा उनसे पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, एक फोटो खिंचाई है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब वो कार्यकर्ता है, और हमने उन्हीं कार्यकर्ताओं पे ऑब्जेक्शन किया होगा जो बरसों से कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, और वो फिर उन्होंने गुनाह किया होगा। कोई गुनाह किया। ऑब्जेक्शन में क्या गुनाह है जो आपके ऑब्जेक्शन नहीं? हमारा तो देखो, मैंने बता दिया ना कि राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, दो मैं चीजें जानना चाहूंगा। गर्ग साहब ने और राजकुमार जी ने, एक ने तो अदालत को कटघरे में खड़ा कर दिया, और दूसरे ने एनआईए। यहां जांच एजेंसी एनआईए का आपको मालूम होगा कि कब से गठन हुआ है, और एनआईए की अपनी एक महत्व भी है। अगर एनआईए भी आईटी, सीबीआई, ईडी की तरह अगर टूल बनने लगा तो फिर आपको लगता है कि एजेंसियों का हस्त्र क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, मुद्दे की बात तो ये है कि इस तरह के जो आरोप हैं, इस तरह के आरोप लगाने से पहले हमको संयम बरतना चाहिए। सबसे बड़ी वोट को सब चीजें नहीं समझना। मैं जिस तरह की गिरावट अभी नेताओं के अल्फाज से देख रहा हूं, बड़ी चौंकाने वाली, सोचने वाली बातें, किस स्तर के नेता कौन कहां क्या कह जाते हैं। ये जैसे हो ना कि अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा और बेलगाम दोहन। क्योंकि इसको आप इस तरह देखिए कि जो उदयपुर का जो कांड हुआ है, अपने आप में पूरे विश्व का मेरे ख्याल से इस तरह का एक अकेला है कांड। हालांकि फ्रांस के अंदर भी इस तरह का एक वो हुआ था जब उन्होंने कुछ छाप छूट दिया था किसी अखबार वालों ने, फिर इस तरह की घटना हुई थी। पर आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं होती है तो पूरे मानव समाज को उसको झकझोर देती है और उसकी आलोचना, उसको मतलब उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम की जानी चाहिए, और इसको पॉलिटिक्स का इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बात की निश्चित रूप से सराहना की जा रही चाहिए कि दूसरे दिन ही दोनों जो कातिल थे, जिन्होंने जो मर्डर किया, जो भी उसका थे, जिनको दोषी माना जा रहा है, उनको पकड़ लिया गया। आगे की कार्रवाई देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है कि टाइम लगता है उसके अंदर, क्योंकि एक प्रक्रिया, हमने एक संवैधानिक प्रक्रिया इस तरह की बना दी कि हर चीज़ के अंदर टाइम लगता है, तुरंत कोई निर्णय नहीं होता है। इसलिए यदि प्रक्रिया जानबूझ करके बंद की गई है तब तो आपको आरोप लगाना सही है, सहज है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर कहीं पर भी इस तरह की चीज़ों को लेकर के आरोप नहीं लगाना चाहिए, कम से कम, क्योंकि अब देश में चुनाव का माहौल आ रहा है और कुछ स्थितियाँ बदलती जा रही है। उन स्थितियों के अंदर यदि हम इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के चलेंगे, चाहे कोई भी पार्टी उठा रही है, तो वो ठीक नहीं है। उससे माहौल खराब ही होगा, उससे कोई ज्यादा कुछ शायद हो सकता है वोट तो बटोर लिए जाएंगे, लेकिन एक जिस तरह की गंदगी फैला दी जाएगी या कहूँ एक खाई पैदा कर दी जाएगी, उसको कोई पाटना बहुत मुश्किल होगा। ये अंदाजा नहीं है अभी राजनीतिक दलों को कि हम कितना गंदा खेल खेल रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर के, कोई पार्टी हो चाहे वो, और फैक्ट्स पे बात करना चाहिए, इतना गुमराह नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से पब्लिक सीरियसली आजकल राजनीतिक दलों की सभाओं को नहीं लेते हैं। अपने खुद की पार्टी के वर्कर्स आते हैं, उनको बुलाया जाता है। पहले बाकायदा एक बहाना बना करके लोग सुनते थे सभाओं को, नेताओं के क्या कह रहे हैं। आजकल सब यही कह के जाते हैं, सब फेंकते हैं। कोई नेता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, सभी के लिए यही बातें होती हैं। थोड़ी सी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मंचों से जब नेता कोई भी
मैं फिर कहूंगा किसी भी पार्टी का नेता और चाहे कोई भी हो, एक मैं फोटो को लेकर के जरूर जानना चाहूंगा। बड़ी स्थिति बनती है कि फोटो कोई किसी के साथ में, अब आपके मुताबिक अगर फोटो है तो गलत है, तो पब्लिक का कोई खिंचा सकता है एक्चुअल, और अगर आपके मुताबिक फोटो नहीं है, सामने वाले को है कि नहीं ये तो चोरों को संरक्षण देते हैं। देखिए योगेंद्र जी, इसमें भी दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक चीज तो ये है कि कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई भी नेता मिल जाते हैं, तो नेताजी की भी पता नहीं क्या इच्छा रहती है, और जो जाता है उसकी भी इच्छा रहती है कि फटाफट सेल्फी करा लेते हैं। साहब आपके साथ एक फोटो हो जाए, वो भी तैयार हो जाते हैं तुरंत। उसके क्या आगे पीछे क्या परिणाम होंगे उसको लगभग हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। एक चीज वो मेरे साथ भी खिंचवा लेंगे, आपके साथ भी खिंचवा लेंगे, इनके साथ भी खिंचवा लेंगे, घर साहब के साथ भी खिंचवा लेंगे, और राजकुमार जी के साथ भी खिंचवा लेंगे। अब किस टाइम पे किस फोटो का क्या यूज करना, वो कभी घर साहब उसको यूज करेंगे, कभी राजकुमार जी करेंगे, कभी आप करेंगे, कभी मैं करूंगा। व्यक्ति एक ही है, इसलिए इस चीजों को आप भूल जाना चाहिए, क्योंकि आजकल इजी है। आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल देते हो, फटाफट भेज देते हो। दूसरी चीज इसी तरीके से वीडियो क्लिपिंग मिल जाती है आपको। तो एक तो इस चीज को अब ज्यादा तूने, अच्छा तीसरी चीज क्या है कि टेक्निक इतनी आ गई कि किसके साथ किसके फोटो आप नहीं भी लोगे तो किसी के। राजकुमार जी, इस पर मेरा एक छोटा सा एक होगा, अभी जो आधार बताया जा रहा है कि वो गुलाबचंद कटारिया जी के साथ में कहीं पे फोटो थी, उसके साथ में फोटो कोई किसी के फोटो वाला जो एक मामला होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर उठ करके हमें विचार करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, फोटो को किसी के साथ में संरक्षण का हम आधार बना सकते हैं, या ठीक है फोटो तो कोई किसी के साथ भी, या केवल जैसे अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको ब्लो बेल्ट हमें मतलब उस पर बयान नहीं देने चाहिए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में ये गंदगी और फैलती चली जाएगी, कम नहीं होगी। देखिए योगेंद्र जी, फोटो को आधार तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फोटो में एक बात जरूर देखने वाली बात होती है कि मेरी फोटो वसुंधरा जी के साथ कभी नहीं मिलेगी, और शैलेंद्र गर्ग साहब की, सुरेश गर्ग साहब की फोटो कभी अशोक गहलोत जी के साथ नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मेरा झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ रहता है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के विचारधारा या उन नेताओं के साथ कहीं ना कहीं फोटो या सेल्फी खिंचवाता फिरता हूं, और ऐसे गर्ग साहब अपने खिंचवाते बीजेपी के साथ। तो इसलिए फोटो कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा बहुत प्रमाणित करती है कि कहीं ना कहीं झुकाव उस कार्यकर्ता का या उस फोटो खिंचाने वाले का उस तरफ रहता है। नई बात, दूसरी बात, अगर वो कार्यकर्ता फोटो खिंचाने मात्र के ऊपर आरोप लग रहा है, मैं कह रहा हूं किसी ने आरोप किया है, तो आरोप के साथ साथ जैसे मेरे साथ किसी ने फोटो खिंचाई और अमुक व्यक्ति के लिए मैं बार बार फलाना एजेंसी को बार बार फोन करके कह रहा हूं कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा आदमी है, देखना करना छोड़ना करना, ये सब बातें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें सबूत छोड़ के जाती है कि वो अमुक पार्टी से कहीं ना कहीं कोई लिंक रखता है। जी गर्ग साहब, सुना भी राजकुमार जी ने कि ऐसे कोई किसी के साथ नहीं खिंचवाता, हालांकि इनका बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है फोटोज को लेकर। देखिए मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गुलाब जी वायसा का कार्यक्रम था गवर्नर बनने के बाद में, और राजमहल पैलेस के अंदर प्रोग्राम था, उसके अंदर आए थे, अशोक गहलोत जी भी आए थे, हम लोग भी थे। तो अगर मान लो मेरी अशोक गहलोत जी के साथ फोटो है तो इसमें तो क्यों नहीं हो सकती? फोटो तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? भाई किसी भी कार्यक्रम के अंदर है। आज आपने जन टीवी का कार्यक्रम रखा, इसमें सब लोग आए थे, सीपी जोशी साहब विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे, और भी मंत्रीगण वगैरह सब आए थे, उनके साथ हमारी फोटो है। तो ये फोटो साथ में होने से ये अपराधी घोषित करना कहीं बात नहीं, लेकिन ये लिंक तो जरूर आपको इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा ना कि वो आदमी उस पार्टी से कब से जुड़ा हुआ है, और वो कब से इन चीजों में जो अपराध का जो काम है वो कब से करता आ रहा है। वो चीजें समझ में आती है, दिखता है, ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि वो अपराधी है या नहीं है। जी चलिए, खैर अभी मैं एक बात जानना चाहूंगा अभी इसमें गर्ग साहब, बात आपके साधने की है कि मेवाड़ को साधने के लिए आए, और बिल्कुल आना भी चाहिए, आपके पास में आपकी पार्टी के नेता हैं तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन लबोलो आप क्या निकला अमित शाह की सभा का, मैं वो एक बार आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अमित शाह जी जो आए थे, हमारा अभी एक अभियान चल रहा है 9 साल बेमिसाल। पिछले 9 साल के अंदर जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल के अंदर जो देश का विकास किया, जो देश का खाका चेंज किया है, जो देश की आर्थिक स्थिति गर्त में बिठा रखी थी तो 2014 के पहले यूपीए सरकार के टाइम पे, उस आर्थिक स्थिति को 10वीं से हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे लाए। जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर किया, जो रेलवे का जो विकास किया है, जो महिलाओं को हमने आवास सुविधाएं प्रदान की, जो महिलाओं को शौचालय प्रदान किए, उज्ज्वला योजना दिए, हर घर जल मिशन के अंदर हमने 12 करोड़ नल के कनेक्शन दिए, जिस तरह से 50 करोड़ जनधन खाते खुले, वो जो है उन चीजों को हम हमारी उपलब्धि बताने आए कि भाई हमने क्या किया,
क्या हमने जनता के सामने हमारा जो रोड मैप है, जो हमने जो विकास किया, वो बताने के लिए हुआ है 9 साल की। और एक यहाँ राजस्थान में जो 4.5 साल से कुशासन चल रहा है, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने एमएलए के प्रेशर में, एमएलए कोई चीज बोलता है, मुख्यमंत्री दूसरे दिन उस चीज की घोषणा कर देते हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ पिछले 4.5 साल से घोषणा करने के मास्टर बने हुए, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इनके नेता आए थे, वो खुद घोषणा करके गए थे, वो घोषणा आज तक पूरी नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले 4.5 साल से कोई भी, हम आ जाओ, कोई भी एमएलए के प्रेशर में रहकर खुद मुख्यमंत्री जी एसेट करते कि मैं एमएलए के प्रेशर में हूं, क्योंकि उनके पास में एक बड़ा कोरोना आ गया था जिसने उसको परेशान किया हुआ था। तो ये हालात राजस्थान के, वो सब चीजें बताने के लिए अमित शाह जी यहाँ पे आए थे और जनता ने उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। और जनता 2023 के चुनाव के अंदर हमको पूर्ण बहुमत से सरकार मिल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी है, प्रथम बार जब मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद चुनाव हुए थे, तब इनको 56 सीटें आई थी। फिर दोबारा जब मुख्यमंत्री बने, इसके बाद 2013 में चुनाव हुए थे, तब 21 सीटें आई थी। अब फिर वही तीसरे मुख्यमंत्री है, जो कि उन दोनों से भी बद से बदतर जो कार्यकाल 4.5 साल का 5 साल का रहा है, उसके अंदर इनके पास में फॉर्चुनर लायक भी एमएलए नहीं जीतेंगे। उस तरह की दशा इस राजस्थान की कर दी है। तो ये जनता को वो चीजें बताने के लिए आप लोग। चलिए राजकुमार जी, आप जवाब दे दीजिए अब इनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बिगड़े साल जो चल रहे हैं, उसकी वाहवाही लूटने के लिए, उसकी वाहवाही दिखाने के लिए राजस्थान की जनता में के बीच में केंद्र के बार मंत्री, प्रधानमंत्री सहित रोजाना लेकिन बिगड़े साल तो होंगे, तो बिगड़े हालात से जनता को भी पता होगा। तो जनता को पता है ना योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता जानती है, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कहते क्या है, करते क्या है, कथनी और करनी में अंतर है। 500 रुपए कनेक्शन दिए, अब सिलेंडर का है, हरा खाएंगे, हवा से थोड़ी रोटी बनेगी। हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, आप भी कर दो ना 500 का, 600 का कर दिया आपने। हिंदुस्तान की जनता बढ़ा लेगी। 14 लाख क्यों दिया आपने? योगेंद्र जी, केवल 9 साल बेमिसाल की बातें करने के लिए, 9 साल जो बेहाल है उनकी यहाँ बातें लेने के लिए सब्सिडी अपनी सुविधाओं का लाभ लेते हुए राजस्थान की जनता में आ रहे, राजस्थान की धरती पे आ रहे, और यहाँ आकर के केवल कांग्रेस पार्टी के कपड़े फाड़ने का काम करते हैं। बिजली कब ये नहीं कहते हैं कि आपको 1,000 किसानों को दे रहे, हम आज से 125 यूनिट करेंगे। हम 2,000 किसानों को यूनिट बिजली भी दे रहे, ये नहीं कह रहे हम 2000 में 100 यूनिट बढ़ा के 2100 यूनिट बिजली भी करें। राजस्थान की जनता की सुध लेने के लिए नहीं आ रहे योगेंद्र जी। वो लोग केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए यहाँ आ रहे और आते हैं केवल अशोक गहलोत जी केवल और कांग्रेस के कपड़े फाड़ने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूं कितने कपड़े फाड़ लो, अशोक गहलोत जी की कितनी बुराई कर लो, राजस्थान की जनता ने इस बार मन बदल लिया है कि अब की बार राज नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। हर आदमी, मैंने कहा एक बार पहले आपको जिक्र करना चाहूंगा कि पहले मैंने कहा था कि मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, हर पार्टी के वादे उनका प्रोडक्ट है, जनता उसकी बायर है। अब वो मार्केटिंग कितनी बेहतर कोई कर पाएगा, अंतर किसी में कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि उनके वादे और उनके वादे, लेकिन अभी अपने प्रोडक्ट हैं और जनता के बीच कैसे बिक पाएंगे, आप इनसे वो सबसे बड़ी बात है। और चलते रहेंगे, लगाने की क्या जरूरत है, नरेंद्र मोदी साहब लगाने की, लाइन में लगाने की, राहुल गांधी भी आएंगे, और एक व्यक्ति को 10 राहत देनी है तो 10 कार्ड देने की जरूरत क्या है, एक कार्ड से पूरा काम हो जाएगा, वही कर दो आप। तो चलिए, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।